डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 113। अब उन्होंने एक गहरी सांस लेकर रूही के सर पर हाथ रखते हुए कहा, रूही मेरी बच्ची, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। भले ही सालों पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे और अपने पोते के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए एक बाप को अपने बेटे के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अपने मामू जान की बात को सुनकर रूही उनकी तरफ देखने लगी। न जाने क्यों उसका दिल घबराने लगा था। शायद वह जानती थी कि मामू जान क्या कहेंगे। और तभी मामू जान ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके कहा, उद्धरण चिन्ह। रूही मेरी बच्ची, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बात मैं तुमसे किस मुंह से कहूँ। शायद मेरा कोई हक नहीं है तुमसे अभी यह कहने का, क्योंकि मैं जानता हूँ उन दिनों तुमने क्या कुछ नहीं झेला था। लेकिन फिर भी एक बाप होने के मैं तुमसे एक इल्तिजा करना चाहता हूँ। प्लीज अगर हो सके तो एक बार, बस एक बार मेरे लिए। उद्धरण चिन्ह। तुम अयान के साथ समझौता करने की कोशिश करो। ये सुनते ही रूही के पैरों तले जमीन निकल गई और आसपास बैठे सभी लोग भी हैरान थे कि तभी निकिता अचानक ही उनके ऊपर भड़कते हुए बोली, मिस्टर रहमान अब्दुल्ला, होश में आइए, आप कैसी बातें कर रहे हैं। आप रूही से ऐसा कह भी कैसे सकते हैं, जबकि आप अच्छे से जानते हैं आपके बेटे ने उसके साथ क्या कुछ नहीं। इससे पहले निकिता आगे कुछ कहती, रहमान अब्दुल्ला मजबूर पिता की तरह अपना सर झुकाकर बोले, उद्धरण चिन्ह। मैं जानता हूँ मैं जो कह रहा हूँ वह किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, पर मेरा यकीन करो, ये बात मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए स्वार्थी होकर नहीं बल्कि अपने पोते के लिए भी कह रहा हूँ। आखिर अयान खान उसका बाप है और राहन मेरे खानदान का चिराग। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे पोते को कोई भी लावारिस ना कहे। रूही बेटा, तुम उसे सोतेला बाप तो दे दोगी, लेकिन अपना खून अपना ही होता है। मैं जानता हूँ अयान खान गलत था, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वह अपने बच्चे के लिए सुधर गया है। मैंने देखा है उसकी आंखों में तुम्हारे जाने के बाद वह दर्द, वह तड़प। वह भले ही किसी के सामने जाहिर न करे, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं मोहब्बत या फिर जज्बात। इससे पहले वह आगे कुछ कहते हैं तभी समीर गुस्से से एकदम से खड़ा होकर बोला, अंकल जी, यह आप क्या कह रहे हैं? किस मोहब्बत और एहसास की बात कर रहे हैं आप? वह भी अयान खान से? माफ कीजिएगा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसके दिल में रूही के लिए मोहब्बत और जज्बात होते तो वह कभी भी रिया के साथ इन्वॉल्व नहीं होता, अपनी लीगल वाइफ को अपनी रखेल दुनिया के सामने साबित नहीं करता, अपने बच्चे को बिना बाप के नाम के इस तरह दुनिया में भटकने के लिए नहीं छोड़ता। आप जानते भी हैं आपका बेटा इंसान नहीं हैवान है। उसने की सहायता करो ही को टॉर्चर किया है और आप है कि यू नो वॉट, हम लोग ही पागल थे जो यहाँ आपसे मदद मांगने आए थे। हम कैसे भूल सकते हैं कि आप अयान खान के बाप हैं, और एक आप हमेशा अपने बच्चे के सपोर्ट में ही तो बोलेगा। रूही, मुझे लगता है हम गलत जगह आ गए हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतना कहकर समीर रूही का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने को हुआ कि तभी रहमान अब्दुल्ला, जो कि व्हीलचेयर पर थे, एकदम से रूही का रास्ता रोक हाथ जोड़ते हुए बोले, रूही मेरी बच्ची, प्लीज मुझे गलत मत समझना, पर मैं सिर्फ अयान खान का अब्बू जान नहीं बल्कि तुम्हारा मामा भी हूँ और हमेशा तुम्हारी भलाई ही चाहता हूँ। तुम्हें रोहान चाहिए ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ उसे मैं खुद तुम्हारे पास लेकर आऊँगा। लेकिन बस एक बार तुम मेरी बात पर सोचना जरूर, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा। रहमान अब्दुल्ला काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, उनकी बुद्धि आंखों में आंसू थे, तो उनकी बातों को सुनकर रूही भी उनके चेहरे की तरफ देखने लगी। और तभी निकिता और सोना से यह नज़ारा देखा नहीं गया। उन दोनों ने रूही का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, रूही तुम उनकी बात मत सुनो, हमारे साथ चलो, हम रोहान को लाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ निकालेंगे। रूही किसी कठपुतली की तरह उन लोगों के पीछे खींची चली गई और अब उसके कानों में अपने मामू जान की बात गूंज रही थी। कुछ ही पल में वालों कार में थे। रूही आंखों में आंसू लिए अपने पुराने ख्यालों में खोई हुई थी और समीर उसे सहारा देने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद रूही घर आ चुकी थी। निकिता और सोना ने उसे किसी तरह समझा बूझाकर खाना खिलाकर कमरे में सुला दिया। हद होती है रहमान अब्दुल्ला साहब, रूही से इस बात की उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि एक औरत अपनी डिग्निटी को भुलाकर उनके बेटे को माफ कर दे। रूही ने जो कुछ भी बर्दाश्त किया वह कोई भी औरत बर्दाश्त करके अपने गुनहगार को माफ नहीं कर सकती। यही तो मैं कह रही हूँ खुशी, वह ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं।
तब गौरी ने कहा, वह सोच सकते हैं निकिता दीदी, क्योंकि माँ बाप ऐसे ही होते हैं, हर पल अपने बच्चों की खुशी और भलाई चाहते हैं। वह अलग बात है कि बच्चे गलत हो तो क्या ही कर सकते हैं। खैर वह सब छोड़िए और ये बताए कि अब आगे क्या किया जाए। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है हमें किंग से इस बारे में। ये बहुत बड़ी बात नहीं है गौरी, अगर मैं अशु से कहूँ तो वह अभी और इसी वक्त अयान खान को बर्बाद करके उससे जबरदस्ती रूहान को हासिल कर सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच रूहान पर बहुत बुरा असर होगा। अयान खान ने बहुत ही सफाई से रायहान का ब्रेन वॉश किया है, और अगर अब हम लोग रूहान के साथ कोई भी जबरदस्ती करें या अयान खान को खत्म भी कर दें, तो रूहान समीर को कभी भी अपने डैड के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि उसके छोटे से दिमाग में नफरत का बीज पनप जाएगा, जिसे जिंदगी भर निकालना आसान नहीं होगा। और कहीं ऐसा ना हो कि इनसिक्योरिटी के कारण रूहान कोई गलत फैसला या कदम उठा ले। अब हमें अयान खान को टारगेट करने से पहले रूहान का इंतजाम करना होगा, और यह सब सिर्फ रूही कर सकती है। लेकिन इस वक्त वह खुद इमोशनल मोमेंट से गुजर रही है। ये शब्द सोना के थे, जिसे सुनकर सभी औरतें इस बात से वाकिफ थी। तभी निकिता ने कहा, लेकिन इस तरह हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे भी तो नहीं रह सकते, हमें कुछ तो करना होगा। निक्की, तुझे याद है रूही ने हमें बताया था कि अयान खान रूही के भाई को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार समझता है। इसका मतलब अगर हम किसी तरह ये साबित कर दें कि रूही का भाई बेगुनाह था और जो कुछ भी हुआ वह एक एक्सीडेंट था, तो हो सकता है अयान खान को अपनी गलती का एहसास हो और वह खुद ही पीछे हट जाएं। बात तो तेरी सही है खुशी, लेकिन ऐसा होगा कैसे? वह सालों पहले की बात है। इतना कहकर उसे खुशी ने तुरंत किसी को कॉल किया। उद्धरण चिन्ह, तू उसकी चिंता मत कर, वह मैं हैंडल कर लूंगी। हेलो एंथनी। वहीं दूसरी तरफ रायहान अपने दादा अयान खान के घर पर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अयान खान ने रायहान के लिए एक स्पेशल चिल्ड्रन रूम डेकोरेट किया था, जिसमें एक बच्चे के दिल को बदलने के लिए लगभग हर चीज थी। खिलौने, वीडियो गेम, रोबोट और आलीशान बैग। इसके साथ ही खाने पीने के लिए एक से बढ़कर एक चॉकलेट, आइसक्रीम और हर वह चीज जो रायहान को बहुत पसंद थी। रायहान अपने कमरे में मस्ती कर रहा था और धीरे धीरे रात हो चुकी थी। अब हर बच्चे की तरह रात के वक्त उसे अपनी माँ की जरूरत थी कि तभी कुछ सर्वेंट रायहान के लिए उसकी फेवरेट स्मूथी, पिज्जा, चॉकलेट मिल्कशेक, बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज लेकर आई। बाबा, आपका डिनर का वक्त हो गया है, प्लीज कुछ खा लीजिए फिर सो जाए। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे मम्मा के हाथ से खाना खाना है। डैडी ने कहा था कि मम्मा जल्दी ही आ जाएगी, लेकिन वह अभी तक नहीं आए। अब मुझे उनकी याद आ रही है, मुझे डैडी के पास जाना है, मुझे मम्मा से मिलना है। इतना कहकर वह तेजी से कमरे से बाहर भागा और जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने डैड को पुकार रहा था। डैड, डैड कहाँ हो आप? मुझे मम्मा के पास जाना है। वह चिल्लाते हुए कॉरिडोर में दौड़ हो रहा था और सर्वेंट उसके पीछे पीछे खाने की ट्रे लेकर दौड़ रही थी। बाबा, बाबा रुक जाए, आप गिर जाएंगे, बाबा रुक जाए। और तभी रूहान किसी से जोर से टकराया। वह खुद को संभाल नहीं पाया कि आवाज के साथ वह पीछे की तरफ गिरा, और तभी उसने जैसे ही सामने देखा वह हैरान और घबरा गया, क्योंकि उसके ठीक सामने रिया खड़ी थी। उद्धरण चिन्ह, यूं बदतमीज लड़के देखकर नहीं चल सकते, यह क्या तूफान मेल की तरह इधर से उधर दौड़ रहे हो? और तुम यहाँ कैसे आए? किसी नहीं आने दिया तुम्हें यहाँ? रिया रूहान पर चिल्ला रही थी कि तभी उसके पास उसकी बेटी जिया दौड़ कर आई और रूहान के हाथ में अपना फेवरेट मेगा रोबोट देखकर उससे छीनते हुए बोली, उद्धरण चिन्ह, तुम चोर कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रोबोट लेने की? मम्मा देखो, इसने मेरा खिलौना चोरी कर लिया। जिया ने जैसे ही खिलौना छीना, रायहान अपनी जगह से उठकर जिया के हाथ से अपना खिलौना वापस ले लेता है और उसे जोर से धक्का देते हुए बोला, उद्धरण चिन्ह, तुम गंदी लड़की, चोर मैं नहीं तुम हो, यह मेरा खिलौना है, मुझे मेरे डैडी ने दिया है। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? डैडी ने तो कहा था कि वह तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे, तो फिर अभी तक क्यों नहीं निकाला? जब तुम लोग इस घर में हो तो मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अभी के अभी अपनी मम्मा के पास जाऊंगा। इतना कहकर रूहान एक बार फिर अपने डैडी को पुकार रहा था, डैड डैड। कि तभी रूहान के मुंह से ये सुनकर कि अयान खान रिया और जिया को घर से बाहर निकाल देगा, रिया का तो खून ही खोल गया। वह तुरंत ही रूहान का कान पकड़ उसे लगभग खींचते हुए बोली, तुम घटिया लड़के, क्या कहा तुमने? तुम्हारी वजह से अयान हमें घर से निकालेगा। लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो, या तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं है। इस घर में तुम्हारी माँ की औकात सर्वेंट से बढ़कर नहीं थी, और तुम्हें लगता है कि अयान तुम्हें इस घर का मालिक बनाएगा। बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम बेवकूफ़ लड़के। अयान तुम्हें बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि वह तुम्हारी माँ को इस घर में लाना चाहता है, ताकि वह पहले की तरह उसे टॉर्चर कर सके।
एक बार, बस एक बार वह इस घर में वापस आ जाए, उसके बाद तुम्हारी और तुम्हारी माँ दोनों की औकात तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगी। छोड़ो गंदी आंटी, मेरा कान दुख रहा है, डैड डैड बचाओ मुझे। अयान जोर जोर से रो रहा था और अचानक ही उसने रिया के हाथों पर दांत काट लिया। उद्धरण चिन्ह। बदतमीज लड़के, तेरी इतनी हिम्मत, रुक तुझे तो मैं। रिया रायहान को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि अचानक ही किसी ने उसका हाथ हवा में पकड़ लिया। रिया ने हैरानी से नजर उठाकर देखा तो अयान खान के डैड रहमान अब्दुल्ला को देखकर वो पूरी तरह हैरान थी। मिस्टर अब्दुल्ला। ये सुनते ही रिया तुरंत शक पका गई। मिस्टर अब्दुल्ला, आप गलत समझ रहे हैं, ये बच्चा मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था तो मैं बस इसे समझा रही थी। वैसे आप यहाँ अचानक। तुम उसे क्या समझ रही थी और क्या नहीं, मेरा ये जाने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। बेहतर होगा तुम इस बात को समझ लो कि यह घर तुम्हारा नहीं है और अपनी औकात मत भूलना, रखेल हो रखेल की तरह रहो। खैर, अयान कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। मिस्टर अब्दुल्ला की बात को सुनकर रिया के तन बदन में आग लग गई और अब उसने मुंह बनाते हुए कहा, उद्धरण चिन्ह। जब आपने मुझे रखेल कह ही दिया है, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हैं, जाए अपनी लाडली बहू से पूछ लीजिए। वैसे आपकी बातों को सुनकर लग रहा है कि आपकी काफ़ी शिकायत है हमसे। खैर, हमें फर्क भी नहीं पड़ता, चलो जिया हम। रिया मुंह बनाकर वहां से निकल गई तो वही रहमान अब्दुल्ला रोहान को देखकर इमोशनल होने लगे। उन्होंने तुरंत रोहान को अपने गले से लगा लिया। रोहान अपने सामने बूढ़े व्हीलचेयर पर बैठे हुए शख्स को देखकर हैरान था, लेकिन उनके प्यार भरे जेस्चर को देखकर उसने धीमी आवाज में पूछा, आप कौन हैं? मैं तुम्हारा दादा जान हूँ बेटा। तुम तो बड़े प्यारे, लेकिन तुम्हारी आंखें बिल्कुल मेरे अयान की तरह। रहमान अब्दुल्ला रायहान पर अपना प्यार बरसा ही रहे थे जब अचानक ही एक गरजती हुई आवाज उनके कानों में गई। उद्धरण चिन्ह। क्या बात है मिस्टर अब्दुल्ला, इतने सालों बाद हमारे गरीब खाने का रास्ता आप कैसे भूल गए? लगता है किसी की पैरवी के लिए आए हैं। ये शब्द सुनते ही रहमान अब्दुल्ला ने पलटकर पीछे देखा जहां अयान खान अपने होठों पर डेविल स्माइल लिए दोनों पेट की पॉकेट में हाथ डाले अंदर ही आ रहा था। और तभी उसने अपनी सर्वेंट से रायहान को अंदर ले जाने का इशारा किया। उसके इशारे को समझते ही सर्वेंट रायहान को अपने साथ ले जाने लगी और तभी रोहान सर्वेंट से अपना हाथ छुड़ाकर जल्दी से अपने डैड के पास आया और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोला, डैड मुझे मम्मा के पास जाना है। आपने कहा था वह आ जाएगी पर वह अभी तक नहीं आए। और वह गंदी आंटी, वह अभी तक इस घर में क्या कर रही है? आपने तो कहा था कि आप उन्हें घर से निकाल दोगे। आपको पता है उन्होंने अभी मुझे मारने की कोशिश की थी, वह तो दादाजी ने मुझे बचा लिया वरना। इससे पहले रोहान आगे कुछ कहता, अयान प्यार से उसके माथे पर हाथ सहलाते हुए बोला, बेटा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ और मम्मा की टेंशन मत लो, वह थोड़ी देर में आ जाएगी। फिलहाल आप जाकर खाना खा लो, मुझे आपके दादाजी से बात करनी है। उसके बाद हम दोनों बात करेंगे, ठीक है? अपने डैड अयान खान के समझाने पर ना चाहते हुए भी रायहान वहां से चला गया और अब अयान खान अपने डैड की तरफ देखकर स्माइल करता है। मैं जानता हूँ आप क्या कहने आए हैं, लेकिन फिर भी मुझसे इस बात की उम्मीद मत करना कि मैं रूही यार रोहान को खुद से अलग होने दूंगा। इसीलिए मेरे साथ बहस करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। और अपने बेटे की कटाक्ष को सुनकर मिस्टर अब्दुल्ला ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुमसे इस बारे में बात करने नहीं आया बल्कि तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, रोहान को खुद से अलग मत होने देना। और यह सुनते ही अयान पूरी तरह हैरान रह गया। एपिसोड 114। अपने डैड अयान खान के समझाने पर ना चाहते हुए भी रायहान वहां से चला गया और अब अयान खान अपने डैड की तरफ देखकर स्माइल करता है। मैं जानता हूँ आप क्या कहने आए हैं, लेकिन फिर भी मुझसे इस बात की उम्मीद मत करना कि मैं रूही यार रोहान को खुद से अलग होने दूंगा। इसीलिए मेरे साथ बहस करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। और अपने बेटे की कटाक्ष को सुनकर मिस्टर अब्दुल्ला ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुमसे इस बारे में बात करने नहीं आया बल्कि तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। चाहे कुछ भी हो जाए, रोहान को खुद से अलग मत होने देना। क्या क्या कहा आपने, जरा आप फिर से कहेंगे डैड? 1 मिनट कहीं मेरे कान तो खराब नहीं हो गए? क्या मैं वही सुना जो आपने कहा? हा 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 हा, ओ माय गॉड। और यह सुनते ही अयान पूरी तरह हैरान रह गया। उद्धरण चिन्ह। या खुदा ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया? ये तो सच में चमत्कार हो गया। आज मेरे सामने ये जो महान इंसान बैठे हैं, मिस्टर अब्दुल्ला रहमान खान, इन्होंने अभी अभी मुझसे कहा कि मैं अपने बेटे रोहान को खुद से दूर न होने दूं। मुझे सचमुच अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। डैड क्या हो गया है, आपके होश में आए? अयान खान अपने डैड के कंधे को पकड़कर हिलाते हुए, लगता है आज आपने अपनी मेडिसिन नहीं ली, शायद इसीलिए आप होश में नहीं हैं।
वरना जो इंसान कल मेरा चेहरा सिर्फ इसलिए नहीं देखना चाहता था क्योंकि मैंने उसकी लाडली भांजी को, उसकी लाडली बहू को एक्सेप्ट नहीं किया, उसे टॉर्चर किया, आज वह इंसान उसी लड़की के खिलाफ मुझे ये कहने आया है कि मैं उसके बेटे को उससे छीन लूं। क्या ये सच है? डैड, क्या आपको मुझ पर दया आने लगी है या आपका कुछ और प्लान है? प्लीज साफ साफ कहिए, क्यों ये बात तो मुझे हजम नहीं हो रही। अपने बेटे अयान खान के टोंट को सुनकर उसके अब्बू जान अब्दुल्ला रहमान को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह जानते थे अयान खान कुछ इस तरह से ही रिएक्ट करेगा। अब उन्होंने एक गहरी सांस लेकर चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, तुम्हें जितना हंसना है हंस लो अयान, लेकिन मेरी बात याद रखना, रोहान मेरे खानदान का इकलौता वारिस है, अब्दुल रहमान का पोता है। तुमसे और तुम्हारी रखेल से हम इस बात की उम्मीद तो नहीं करेंगे कि वह हमारे खानदान को हमारा असली वारिस दे सके, और हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा पोता रूहान खान किसी और के नाम और खानदान से जाना जाए। अपना बाप दादा और खानदान होने के बावजूद वह अनाथ की तरह इधर उधर भटके, बल्कि जो उसका है हम चाहते हैं वह उसे मिले। हम जानते हैं तुम रूही से नफरत करते हो अयान खान, राहन रूही को यहाँ लाने का सिर्फ एक जरिया है तुम्हारे लिए, ताकि तुम फिर से वही सब कर सको जो पहले भी तुम कर चुके हो। लेकिन हमारी बात याद रखना अयान, रूही तुम्हारे बेटे रायहान की माँ है, और अगर तुम्हारे दिल में कहीं भी रूहान के लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत है तो अपना ही कैरेक्टर बदलने की कोशिश करो। भूल जाओ सब कुछ, जो कुछ भी हुआ था उसमें रूही की गलती नहीं थी बल्कि वह किस्मत थी। उसके भाई को तो तुम सजा दे ही चुके हो, कम से कम रूही को तो छोड़ दो, बहुत तड़पा चुके हो तुम उसे। अब प्लीज अपने बेटे के लिए अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ो। अयान, तुम मेरे बेटे हो, आज तक मैं तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, आज एक बार फिर से समझाता हूँ। जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आएगा जब तुम्हें सच्ची मोहब्बत की बहुत ज़रूरत होगी, जब तुम्हें सहारे की ज़रूरत होगी, अपने बच्चे और फैमिली की ज़रूरत होगी। उस मोड़ पर तुम खुद को अकेला महसूस करोगे। मतलब के रिश्ते तो तुमने बहुत इकट्ठे किए हैं अयान, कम से कम एक रिश्ता तो ऐसा बनाओ जो तुम्हारा खुद का हो। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा तुम्हारे उसे अकेलेपन को दूर कर सकता है। हम जानते हैं तुम भले ही दुनिया को यह नहीं दिखाते, लेकिन सच तो यह है कि तुम खुद को अकेला महसूस करते हो। तुम्हें सच्ची मोहब्बत की ज़रूरत है, तुम्हें रूही की ज़रूरत है। उद्धरण चिन्ह। और रूहान एक बहाना है तुम्हारी रूही को तुम्हें वापस हासिल करने का। ये सुनते ही अयान के चेहरे के रंग उड़ गए। वह एकदम से गुस्से में आकर दांत पीसते हुए बोला, ये झूठ है डैड, यह आपकी गलतफहमी है, मुझे उस रूही की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो उसे वापस यहाँ लाकर तड़पाना। उसकी तड़प तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन वह तुम्हें छोड़कर गई थी, लेकिन तुम्हारी तड़प उस दिन के बाद से शुरू हुई है। और अगर यह बात झूठ है तो हमारी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम्हें रूही की ज़रूरत नहीं है। तुम उसे समीर के साथ इमेजिन करके गुस्से और दर्द से फटने नहीं लगता। तुम्हारे अंदर तड़प नहीं होती, तुम्हें जलन नहीं होती, तड़प तुम रहे हो अयान, रूही नहीं। तुम्हारा बच्चा किसी और को डैड कहे, यह बात तुम आराम से बर्दाश्त कर सकते हो। हमारी आंखों में देखकर कहो अयान, क्या रूही के जाने के बाद तुम एक रात भी चैन से सोए हो? क्या तुमने उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक नहीं कर दिया था? क्या ये झूठ है जिस दिन वह तुम्हें मिली तुम्हारे अंदर की वह तड़प और बेचैनी और भी ज़्यादा गहरी हो गई? क्या ये झूठ है कि तुम उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हो, क्योंकि वही तुम्हारा सुकून है? और यह सुनते ही अयान ना जाने क्यों अपनी नज़र चुराने लगा। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देख अब्दुल रहमान के होठों पर डेविल स्माइल आ गई और वही गहरी सांस लेते हुए बोले, उद्धरण चिन्ह, बेटे को हमारे तुम्हारी रग रग से वाकिफ है हम, इसीलिए एक बाप होने के नाते सही सजेशन दे रहे हैं। किस्मत ने तुम्हें दोबारा मौका दिया है अपनी गलती को सुधारने का। भूल जाओ अपनी नफरत की आग को। जिसने गलती की थी वह अपने अंजाम तक पहुंच चुका है, और रूही ने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। लेकिन अब अगर तुम अपने बेटे रूहान की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देखना चाहते, उसे किसी और के करीब होता हुआ नहीं देखना चाहते, अपनी रूही को खोना नहीं चाहते हैं, तो माफ़ी मांग लो उससे। साम दाम दंड भेद चाहे जो भी इस्तेमाल करना पड़े इस्तेमाल करो, लेकिन मेरे पोते को वापस लेकर आओ। और अगर तुम यह नहीं कर सकते अयान खान, तो अपने आप को मर्द कहना छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह, डैड, प्रश्नवाचक चिन्ह। अयान खान एकदम से दहाड़ उठा, अपने डैड को गुस्से से देख रहा था जब अब्दुल्ला रहमान ने कहा, एक मर्द अगर मर जाए तो उसकी बीवी उसकी बेवा कहलाती है। उद्धरण चिन्ह, उसके बाद अगर वह सहारे के लिए किसी दूसरे मर्द का हाथ थाम ले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर एक मर्द के जीते जी उसकी बीवी उसी की आंखों के सामने किसी और मर्द की बाहों में चली जाए, तो यह उस मर्द के लिए डूब मरने वाली बात है।
क्या नहीं है तुम्हारे पास पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत, लेकिन फिर भी तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई। जानते हो लोग इस बात को क्या कहेंगे? लोग ये कहेंगे कि अब्दुल्ला रहमान का बेटा नकारा है, नामर्द है, अपनी बीवी को वो खुशी और सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाया जो शायद उसकी बीवी डिजर्व करती थी। इसीलिए उसकी बीवी सहारा ढूंढने के लिए किसी और मर्द की बाहों में चली गई। मुझे नहीं पता तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता है या नहीं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। याद रखना अयान खान, अगर हमारे जीते जी हमारी बहू और पोता किसी और के खानदान और नाम से जाने लगे, मेरी बहू किसी और के साथ रातें गुजरने लगी, तो खबरदार, जो तुमने हमारा मरा हुआ मुंह देखा, अब हमारे सामने तुम तभी आना जब हमारा बहू और पोते को वापस ले आओ, वरना हम समझ लेंगे कि हमने एक मर्द को पैदा किया था और वह हमारे लिए मर गया। इतना कहकर अब्दुल्ला रहमान अपने व्हीलचेयर को धक्का देते हुए गुस्से से वहां से चले गए। तो वही अयान खान हैरानी से अपनी जगह पर जमा हुआ था। अब तो बात उसकी मर्दानगी पर आ गई थी। उसके हाथों की मुट्ठी कस गई थी और वह अपने दांत पीस रहा था। उसने खुद को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद की और उसकी बंद आंखों के सामने रूही का चेहरा घूमने लगा। रूही का वह छोटा सा मुस्कुराता हुआ खूबसूरत चेहरा, जिस पर सिर्फ अयान खान के कारण आंसू थे। अयान खान के बिस्तर पर उसके नीचे दर्द से तड़पना और उसकी हर एक चीख में बस अयान खान का नाम। इन बातों को याद करते हुए अयान खान के चेहरे पर कुछ अजीबोगरीब एक्सप्रेशन आने लगे। उसके होठों पर डेविल स्माइल आ रही थी और आंखों में सुकून। वह अब देखते ही देखते किसी साइको की तरह बिहेव कर रहा था। वह धीरे से अपनी आंखें खोल अपनी गर्दन को काफी अजीब तरीके से घुमाते हुए खुद से बोला, उद्धरण चिन्ह, अगर यह बात है डैड तो ठीक है, बहुत जल्द हमारी रूही एक बार फिर हमारे नाम से तड़पेगी। उसकी उन आवाज़ों और चीखों में फिर से हमारा नाम होगा। हम फिर से उसे अपने नीचे मसलेंगे। उसकी वह आवाज़ है और आंखों में आंसू जिनमें सिर्फ हमारा अक्स था। वह सिर्फ हमारी है, सिर्फ हमारी, और हम उसे हासिल करेंगे, जरूर करेंगे। हा 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 हा। रूही, अब तुम हमसे बचकर कहाँ जाओगी? और वहीं दूसरी तरफ जिंदल विला में रात लगभग 12 बजे अक्षत अपना सभी काम निपटाकर जल्दी जल्दी घर वापस आया और विला के अंदर एंटर करते हुए ही अपनी ताई की नोट गीली करते, शर्ट के बाजू को फोल्ड करते हुए अपने होठों पर शरारती मुस्कान दिए हुए खुद से बोला, उफ, क्या जिंदगी हो गई है मेरी। पहली रात 10 बजे तक घर वापस आ जाता था और फिर रात भर अपनी जान को तरह तरह से परेशान करता था। उद्धरण चिन्ह, उसके अंदर मूवमेंट करना, उसे बाहों में भरना और जी भर कर चूमना। ओफ, मैं बता नहीं सकता कितना सुकून मिलता था मुझे। लेकिन अब जब से वह छोटा शैतान जिंदगी में आया है, उसके सोने का इंतजार करना पड़ता है मुझे। आई जस्ट होप कि वह अब तक सो गया होगा। जल्दी जल्दी कपड़े ड्रेस कर लेता हूँ, ज्यादा ही जान को बाहों में दबोच लूंगा। इन ख्यालातों के साथ ही अक्षत तेज कदमों के साथ अपने कमरे में दाखिल हुआ और जल्दी से दरवाजा खोल सामने का नजारा देखा है। उद्धरण चिन्ह, जान में आ गया और अगले ही पल बेचारे का दिल चूर चूर हो गया था, क्योंकि खुशी अंश को अपने कंधे पर डालकर उसे थपकी देते हुए सुलाने की कोशिश कर रही थी और उसके लिए लोरी गा रही थी। अचानक ही अक्षत की आवाज सुन उसने जल्दी से अपने होठों के पास उंगली लगाकर सस्ट। उद्धरण चिन्ह, शोर नहीं। खुशी ने इतना कहा ही था कि तभी अंश, जो कि आप धीरे धीरे नींद में जा रहा था, अचानक ही उठकर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज से खुशी एक बार फिर घबरा गई और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। उद्धरण चिन्ह, अली ले मेरे बच्चे, रोना नहीं, मम्मा आपके पास है बेटा। खुशी का ध्यान अपने बच्चों की तरफ देखकर अक्षत का सारा मूड बिगड़ गया और वह अपने हाथ में लिए हुए लैपटॉप के बैग को जोर से पटक देता है और पैर भटकते हुए सीधा बाथरूम की तरफ चला गया। तो वही अक्षत के चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन को देखकर खुशी घबरा गई, लेकिन अंश को चुप कराना जरूरी था क्योंकि वह जोर जोर से रो रहा था। खुशी का ध्यान कभी बाथरूम के दरवाजे की तरफ तो कभी अपने बच्चे की तरफ जा रहा था कि तभी अक्षत थोड़ी ही देर में फ्रेश होकर कमर में टॉवल लपेटे हुए बाथरूम से बाहर आया। दरवाजा खुलने की आवाज से खुशी ने भी अक्षत की तरफ देखा और कुछ खाने ही वाली थी कि तभी अक्षत उसे एक नज़र देख गुस्से से क्लोजेट रूम में जाकर रेडी होने लगा। खुशी समझ चुकी थी अक्षत तो गुस्सा हो गया, अब वह बेचारी अपने नादान पति को मनाया भी तो कैसे। थोड़ी देर में क्लोज रूम का दरवाजा खुला। खुशी को एक नज़र देख बिना कुछ बोले बिस्तर पर लेटकर ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेता है। वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। उसकी इग्नोरेंस को देखकर खुशी की आंखों में नमी आने लगी थी। अक्षु, आपके लिए खाना लगा दूं? अब खुशी यूं ही अपने बच्चे को कंधे पर टांग कर घुमाते हुए। उद्धरण चिन्ह, कोई जरूरत नहीं है, पेट भर चुका है मेरा।
वैसे भी मेरी किसको पड़ी है, सुबह भी बेटा रात को भी बेटा, मेरी तो जैसे जरूरत ही नहीं है। क्या अभी भी तुम यही पूछोगी कि मुझे बच्चा क्यों नहीं चाहिए था? कभी कभी तो दिल करता है कि मैं घर वापस नहीं लौटूं। वैसे भी मेरा इंतजार किसको है? अक्षत की बातें खुशी के दिल को चुभ रही थी। वह अचानक ही अक्षत के सामने आकर हैरानी से उद्धरण चिन्ह, अक्षु, यह आपकी कैसी बातें कर रहे हैं? सोच समझ कर तो बोलिए। और यह सुनते ही अक्षत एक झटके में अपनी जगह से उठकर उद्धरण चिन्ह, क्यों गलत कह रहा हूँ क्या? जान बस अब बहुत हो गया, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम्हें फैसला करना ही होगा। तुम्हें मैं चाहिए या बच्चा? तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, मैं या फिर के बच्चा? तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। और अक्षत की बातों को सुनकर खुशी के पैरों तले जमीन निकल गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। उसे कुछ पल के लिए तो अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद वह गहरी सांस लेकर अपने दिल को मजबूत करते हुए धीरे कदमों से जाकर टेबल पर रखा हुआ इंटरकॉम उठाती है। उद्धरण चिन्ह, खुशी के ऑर्डर को सुनते ही एक लेडी जिसने अपने बदन पर स्काई ब्लू कलर का लंबा सा गाउन पहन रखा था, आंखों पर चश्मा, वह लेडी उम्र में लगभग 50-55 साल की लग रही थी। उन्हें देखते ही अक्षत हैरान हुआ। उद्धरण चिन्ह, तुमने मुझे बुलाया खुशी बेटा? खुशी एक नज़र अपनी गोद में सोए हुए अंश को देखती है और उसे देख वह किसी तरह अपने दिल को पत्थर बनाकर वह बच्चा मारिया आंटी को देते हुए बोली। उद्धरण चिन्ह, हाँ मरिया आंटी, आपको कुछ सौंपना है, इसे ले जाए, अब से यह आपकी जिम्मेदारी है। बेटा एक बार और सोच लो, वह दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वहाँ पलने वाले बच्चों को भले ही हम कितनी भी अच्छी जिंदगी देने की कोशिश क्यों ना करें, सच तो यह है कि वह बच्चे दुनिया के लिए अनवांटेड होते हैं। और यह सुनते ही मारिया आंटी एक नज़र अंश को देख उद्धरण चिन्ह, उनकी जिंदगी नरक से भी बदतर होती है। अनाथ कहलाना अपने आप में एक अभिशाप है। और तुम तो एक माँ हो, इतने अमीर घर से हो, आखिर क्या कमी है तुम्हें? क्यों अपने बच्चे को माँ बाप होते हुए भी लावारिस बना रही हो? और मारिया आंटी की बात सुनकर खुशी एक नज़र अंश को देखकर बोली। उद्धरण चिन्ह, इसे लावारिस में नहीं बना रही आंटी, बल्कि इसकी किस्मत बना चुकी है। अनवांटेड बच्चे ऐसे बच्चे जिनकी चाहत किसी को नहीं होती, वह अनाथ आश्रम में ही पलते हैं। और यह बच्चा भी अनवांटेड है, तो इसे भी इसकी जगह पहुंचा दीजिए। ये भी पल जाएगा सड़कों पर लोगों की दया का मोहताज बनकर। और आप इसकी टेंशन मत लीजिए, हमारे जैसे और भी करोड़पति लोग हैं जो डोनेशन के नाम पर इसके हिस्से की भीख भी से दे देंगे। हाँ, शायद प्यार न दे पाए तो क्या हुआ, अगर प्यार नहीं मिला तो और भी बच्चे तो पलते हैं ना, इसे भी पाल लीजिएगा। उद्धरण चिन्ह, अब जाए, हमेशा की तरह आपके अनाथ आश्रम को महीने की 1 तारीख को डोनेशन पहुंच जाएगा। और खुशी की बात सुनकर मारिया आंटी, जो कि एक अनाथ आश्रम चलाती थी और खुशी उन्हें सालों से जानती थी क्योंकि खुशी खुद एक अनाथ थी, वह अक्सर उन्हें लाखों करोड़ों रुपए की डोनेशन देती थी। लेकिन वह बेचारी क्या ही जानती थी, एक दिन उसके बच्चे को भी इस जगह जाना होगा। खुशी की बात सुनकर ना चाहते हुए भी मारिया आंटी दुखी मन से अंश को लेकर वहां से चली गई। तो वही खुशी के इस फैसले पर अक्षत पूरी तरह हैरान था। वह एकदम से अपनी जगह से उठकर हैरान होते हुए बोला, जान ये क्या किया तुमने? वह बच्चा, फैसला लिया है अपना, अब तो आप खुश हैं ना? अब वह कभी नहीं आएगा और ना ही मुझे आपसे दूर करेगा। उद्धरण चिन्ह, खुशी अपनी नाइट ड्रेस रिमूव करते हुए अक्षत के करीब आए और धीरे से उसके गले में अपनी बाहें लपेटते हुए उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा कर बोली। उद्धरण चिन्ह, छोड़िए उन सब बातों को, उसके बारे में सोचकर अपना मूड खराब मत कीजिए। आज आपकी फेवरेट पोजीशन ट्राई करते हैं। इतना कहकर वह अक्षत के नाइट ड्रेस के बटन को खोलने लगी और धीरे से उसके सीने पर किस करने को हुई कि अगले ही पल। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।